हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। देखिए जी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने आपका ओरिएंटल लर्निंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं उसकी चर्चा करी थी। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल लर्निंग। अब देखिए, कन्वेंशनल लर्निंग में तो भाई साहब बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारी बॉडीज आ जाएंगी। तो आज कन्वेंशनल क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे, नॉन कन्वेंशनल क्या होता है इसकी चर्चा करेंगे, और नॉन कन्वेंशनल को ही डिस्टेंस एजुकेशन कहा जाता है, जिसमें ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की बात की जाती है। तो उसकी चर्चा आज हम पूरी कर लेंगे, फिर अगले क्लास से कन्वेंशनल लर्निंग में सारा डिटेल से एक एक करके वीडियो देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं, है ना। चलिए कहां चलते हैं, क्लास में चलें? जी सर, चलिए क्लास में आइए। देखिएगा, सबसे पहला काम क्या करना है आपको सर, सबसे पहला काम नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिससे क्या होगा आपको ये सारा पीडीएफ वहां पे फ्री में मिल जाएगा। प्लस अगर आपको कोई दिक्कत है तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। चलिए, लेक्चर नंबर 12 हायर एजुकेशन का हम कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 जिसमें हम ओरिएंटल लर्निंग कर चुके हैं। कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल की चर्चा आज हम क्लास में करने वाले हैं। तो देखिए जी, कन्वेंशनल का मतलब होता है कोई भी चीज को, कन्वेंशनल का मीनिंग अगर देखें तो होता है ट्रेडिशनल तरीके से, जैसा चलता आ रहा है वैसा उस तरीके से हम लर्निंग लेना, है ना। तो कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम का मतलब हुआ ट्रेडिशनल, जो पुराना चलता आ रहा है, जिस तरीके से रेगुलर है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल। तो और नॉन कन्वेंशनल मतलब कुछ नए तरीके से, है ना, जो पुराना है उस तरीके से नहीं, कुछ मॉडर्न तरीके से, है ना। तो उसकी चर्चा करनी है। आइए क्या कह रहा है, देखिएगा कह रहा है कन्वेंशनल एजुकेशन ऑल्सो नोन एज बैक टू बेसिक्स। क्या बोला, बैक टू बेसिक्स, जो बेसिक्स में है, जो पुराना था वही ट्रेडिशनल एजुकेशन और कस्टमरी एजुकेशन। कह रहा है सी लर्निंग रेफर्स टू लॉन्ग एस्टैब्लिश्ड कस्टम दैट सोसाइटी ट्रेडिशनली यूज्ड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी। तो क्या बोला कि भाई साहब कन्वेंशनल लर्निंग कहने का क्या मतलब है कि जो हमारी सोसाइटी, जो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जो पढ़ा रही हैं, ट्रेडिशनली यूज कर रही हैं, उसको हम क्या बोलेंगे सर, कन्वेंशनल लर्निंग बोलेंगे। कैरेट आल्सो रिफर्स टू द कन्वेंशनल एजुकेशन विद इन द ब्रिक एंड मोर्टर क्लासरूम फैसिलिटी। कन्वेंशनल एजुकेशन यूज traditional teaching learning methods in which instructor teaches and the student learner are involved by the interacting in a face to face manner in the classroom। तो कन्वेंशनल एजुकेशन का क्या मतलब हुआ कि ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, जहां पे एक टीचर सामने वाला बच्चे को क्या कर रहा होता है, पढ़ा रहा होता है, और बच्चा सामने वाले टीचर से ऑब्जर्व कर रहा होता है, मतलब फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहा होता है। नहीं जी सर, कह रहा है दीज इंस्ट्रक्टर्स initiate discussion in the classroom and focus exclusively on knowing content in the textbook and note। तो बोल रहा है भाई, जो इंस्ट्रक्टर है, इंस्ट्रक्टर जो उसको बोलते हैं, जो टीचर होता है ना, जो इंस्ट्रक्ट करता है, तो इनिशिएट करते हैं डिस्कशन क्लासरूम में, और फोकस क्या करता है कि भाई जो कंटेस्ट है, जो टेक्स्ट बुक में दिया गया है उसको और नोट्स प्रोवाइड करें। कह रहा स्टूडेंट रिसीव द इंफॉर्मेशन पैसिवली एंड रीट्रेट द इंफॉर्मेशन मेमोराइज्ड इन द एग्जाम। तो स्टूडेंट क्या करते हैं भाई साहब, पूरा एक्टिव लिसनिंग नहीं करते हैं, पैसिव तरीके से सुनते हैं और फिर बाद में उसको रटते रटते एग्जाम क्लियर कर जाते हैं। कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कन्वेंशनल एजुकेशन, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है आइए देखिए। कह रहा है कैंपस एजुकेशन होगा ये, है ना, कहां होगा, कैंपस एजुकेशन, फिक्स टाइम में। रिक्वायर रेगुलर अटेंडेंस, रेगुलर अटेंडेंस की जरूरत पड़ेगी। प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम होगा, एक एक सिलेबस वाला बात है ना, वो हो जाएगा। एम्फेसिस मोर ऑन टीचिंग नॉट ऑन लर्निंग, तो ज्यादा से ज्यादा टीचिंग पे ध्यान दिया जाएगा। टीचर सेंटर्ड लर्निंग होगी, और स्टूडेंट लर्न करेगा लिसनिंग और ऑब्जर्वेशन के थ्रू, और स्टूडेंट असेसमेंट होगा ट्रेडिशनल वे में, जो रिटर्न एग्जाम्स तुम लोग लास्ट में देते हो ना, अब तुम लोग तो नहीं, मतलब दिए होगे, अब तो खैर अब तुम लोग ये रिटर्न एग्जाम नहीं देते, अब तुम लोग क्या देते हो, कंप्यूटराइज्ड बेस्ड टेस्ट, सीबीटी टेस्टिंग देते हो, है ना, जो आपका नेट का एग्जाम है। तो ये हो गया क्या, कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स की बात करें तो कह रहा था एजुकेशन सिस्टम इन विच टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज इज ऑफर्ड अदर देन ऑन कैंपस विद अ फिक्स्ड टाइम क्लासरूम। यहां भी फिक्स्ड टाइम क्लासरूम है, लेकिन कैंपस से बाहर जहां आप रह रहे हो वहां, वहीं पे पढ़ाई कर रहे हो, जहां कैंपस के अंदर जाके पढ़ाई नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कह रहा है इवनिंग लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग, वोकेशनल स्टडी, स्किल बेस्ड कोर्सेज, ऑनलाइन लर्निंग, ये सारा चीज किसमें आ जाएगा, नॉन कन्वेंशनल का पार्ट आ जाएगा। नहीं, जैसे अभी मैं, आप हमसे पढ़ रहे हो, आप अपने घर में बैठे हो, मजे कर रहे हो, सर मैं पढ़ा रहा हूं, तो दैट इज पार्ट ऑफ नॉन कन्वेंशनल लर्निंग, है ना जी। तो कह रहा है नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन इंस्पायर्ड बाय द पीएच कुम्स एंड अहमद
who has worked on non-formal education for the poor। तो ये किससे इंस्पायर है? पीएच कुम से और अहमद से, जिन्होंने इंस्पायर किया नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए, पुअर्स के लिए, गरीब के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो देखिएगा, लर्नर्स ओरिएंटेड होता है ये भाई, खुद से सीखने की कोशिश करते हैं, बाहर से टीचर आपको बता रहा होता है। नो फिक्स करिकुलम, कोई फिक्स करिकुलम नहीं होता है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, लिंक टू एम्प्लॉयमेंट होता है, कंटिन्यूअस होता है, इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी के इंप्रूवमेंट के लिए होता है। ये बातें हैं। तो देखिए ऐसे जो लोग होते हैं उसका टारगेट क्या होता है देखिएगा, जो टारगेट ग्रुप ऑफ नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन आर अनएम्प्लॉयड यूथ। देखो ऐसा होता है ना कि बहुत सारे यूथ जो है अनएम्प्लॉयड है, इसी के लिए स्किल इंडिया आया माता है ना, एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के तहत स्किल इंडिया मिशन आया था ना। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में, इसको देख चर्चा करेंगे। तो वो क्यों है बेसिकली कि लोगों को, यूथ को जो स्किल बनाना है, और स्किल बनाने के साथ साथ भाई साहब उसको अगर कोई प्लम्बर की मान लो किसी के पास नौकरी नहीं है और प्लम्बर का मार्केट में बहुत जरूरत है, प्लम्बर का ट्रेनिंग उसको देगा तो उसकी नौकरी लग जाएगी ना, वो तो खुद काम कर लेगा जी। तो वैसे ही आपको स्किल प्रमोट करने के लिए अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उसके लिए ये काम किया गया, क्या नॉन कन्वेंशनल लर्निंग। स्कूल ड्रॉप आउट, अब किसी को स्कूल ड्रॉप आउट है, उसको फिर मन कर गया भाई पढ़ना है, नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन है। अंडर प्रिविलेज्ड ग्रुप है ना, वुमेन और गर्ल्स, ट्राइबल एंड माइनॉरिटी पॉपुलेशन, दिस टाइप ऑफ एजुकेशन इज आल्सो फॉर लिटरेसी प्रोग्राम्स। तो साक्षरता बढ़ाने के लिए ये प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। और इन सारे लोगों का भी भाई साहब क्या होता है, आप देखो बहुत सारे ऐसे गांव में लोग हैं जो बाहर नहीं जा पाते हैं, है ना, बट क्या उनकी एजुकेशन कंप्लीट करनी सोचनी थी जी, तो इसके तहत वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। चलिए ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, अब जो एक पार्ट है नॉन कन्वेंशनल लर्निंग का, एक पार्ट है ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन, क्या कह रहा है आइए देखते हैं। बेसिकली देखिए ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन दोनों मिलता जुलता वर्ड है, ओपन एजुकेशन बोल लीजिए, डिस्टेंस एजुकेशन एक ही जैसा है, इसीलिए इसको मर्ज करके ओपन और डिस्टेंस एजुकेशन बोल दिया गया, और कोई बात नहीं है ना। कह रहा है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग इज अ जनरल टर्म फॉर यूज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टू प्रोवाइड और एनहांस लर्निंग। किसके लिए भाई? ताकि आपकी कम्युनिकेशन और एनहांस कर सके लर्निंग। कह रहा है अराउंड द वर्ल्ड द एकेडमिक कम्युनिटी इज डिस्कवरिंग एंड एक्सप्लोरिंग द इंटरनेट टेलीकॉन्फ्रेंसिंग रिलेटेड मीन्स टू अचीव एन एक्सटेंडेड क्लासरूम और लर्निंग एक्सपीरियंस। तो भाई साहब देखो जो भी वर्ल्ड में, कह रहा है अराउंड द वर्ल्ड द एकेडमिक कम्युनिटी, पूरी एकेडमिक कम्युनिटी जो है इंटरनेट पे एक्सप्लोर कर रही है, जिससे वो नॉलेज ग्रैब कर रही है, वो अपनी स्टडी को बढ़ा रही है, लर्निंग एक्सपीरियंस को इंक्रीज कर रही है, वो सारा ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग का आ गया है। देखिएगा कह रहा है टुडे द टू टर्म्स दैट आर बीइंग यूज्ड ऑलमोस्ट इंटरचेंजेबली, ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन, ये दोनों अलग अलग यूज हो रहा था। They are often combined to be known as open and distance learning, और दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया गया तो इसको बोला गया क्या? ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। कह रहा ओपन लर्निंग इज अ फिलॉसफी वेयर एज डिस्टेंस एजुकेशन इज मोर यूज्ड for translating it into reality as two are complementary to each other। तो बोल रहा ओपन लर्निंग क्या है? एक फिलॉसफी है जहां डिस्टेंस एजुकेशन मोड को यूज किया जाता है रियलिटी में बदलने के लिए। तो ये दोनों क्या है? अपने कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक है। तो वही कह रहा है डिस्टेंस एजुकेशन इज एन अम्ब्रेला term that describe all the teaching and learning arrangements। अब देखिए डिस्टेंस एजुकेशन क्या बोला कि एक अम्ब्रेला टर्म्स है, मतलब एक बड़ा है, ठीक है, बड़ा टर्म है जो टीचिंग लर्निंग अरेंजमेंट को ठीक कर रहा है। कह रहा है इन विच द लर्नर एंड द टीचर आर सेपरेटेड बाय द स्पेस एंड टाइम। तो टीचर और लर्नर क्या कर रहे हैं? सेपरेट कर रहे हैं स्पेस और टाइम दोनों से। स्पेस मतलब वो स्पेस नहीं, स्पेस और टाइम मतलब डिस्टेंस वाला। In fact, it is mode of delivering education and instruction to learner who are not physically present in a traditional classroom setting। तो बात सही है, एक वैसा मोड है जहां पे आप फिजिकली नहीं भी प्रेजेंट रहो तो भी आपकी क्या हो जाएगी सर? एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी। बात समझ में आ गई जी सर। कह रहा है ट्रांजैक्शन ऑफ द करिकुलम इज अफेक्टेड बाय मींस ऑफ स्पेशली प्रिपेयर्ड मटेरियल, सेल्फ स्टडी लर्निंग मटेरियल्स। देखिए अभी इसको ऐसे पढ़ लेते हैं, बाद में हम लोग एक सिलेबस जरूर सिलेबस बोल रहा हूं, नोट्स बनाएंगे और उस नोट्स में डिस्टेंस स्टडी करेंगे और डिस्टेंस एजुकेशन की स्टडी करेंगे और फटाफट छोटा टर्म में लिख लेंगे उसको, है ना जी। तो टेंशन लेने का नहीं, बिंदास रहने का। भी पूरा डिटेल में पढ़ लेते हैं फिर नोट्स भी बना लेंगे। कह रहा है विच आर डिलीवर्ड टू द लर्नर्स एट देयर डोरस्टेप थ्रू वेरियस मीडिया सच एज प्रिंट, टेलीविजन, रेडियो, सैटेलाइट, ऑडियो वीडियो टेप, सीडी रोम्स, इंटरनेट, ये सारा इसके थ्रू अगर आप लर्निंग ले रहे हो तो ये डिस्टेंस एजुकेशन का पार्ट है। कह रहा है इन एडिशन अ टेक्नोलॉजिकल मीडियम रिप्लेस
इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ऑफ द कन्वेंशनल क्लासरूम बेस्ड एजुकेशन। तो टेक्नोलॉजिकल, ये जो टेक्नोलॉजी के तहत मीडियम चेंज हुआ है, इन्होंने रिप्लेस कर दिया है कि भाई क्लासरूम में जाके पढ़ना जरूरी नहीं है, इस आपको क्या करना है, दैट टेक प्लेस बिटवीन द टीचर एंड द लर्नर्स। तो जो लर्नर और टीचर के बीच में साथ में होने वाला फंडा था वो चेंज हो चुका है। अब क्या टेक्नोलॉजी है, आप कहीं भी रहिए, टीचर कहीं भी रहे, आपको पढ़ा सकता है। कह रहा है कम्युनिकेशन बिटवीन द इंस्टीट्यूशन टीचर एंड लर्नर्स इज मेनली थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू होता है, चाहे वो टेलीफोन हो, इंटरेक्टिव रेडियो हो, काउंसलिंग करो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैट सेशंस, ईमेल, वेबसाइट, इस सारे के थ्रू। कह रहा है ऑल्सो थ्रू द पोस्टल कॉरेस्पॉन्डेंस लिमिट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, a session held at study center that are set up by the distance education institutions close to the learner's homes possible। अब देखिए कुछ जगह फेस टू फेस होता है, जैसे अभी इग्नू 2 दिन 3 दिन क्लासेस लेता है फेस टू फेस, तो वो काम वैसा भी को भी डिस्टेंस एजुकेशन कहा गया है। कह रहा ओपन लर्निंग कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ इनोवेशंस, बहुत सारे इनोवेशंस की बात कर रहा है कि बहुत सारे इनोवेशंस ओपन लर्निंग में आया है, एंड रिफॉर्म्स इन द एजुकेशनल सेक्टर। तो बोल रहा है भाई साहब एजुकेशन सेक्टर में इनोवेशंस और रिफॉर्म्स दोनों लेके आया है ओपन लर्निंग की वजह से। कह रहा है that educates flexibility to the learners with the regard to entry and exit, pace and place of study, method of study, choice and combination of courses, assessment and course of completion। तो बोल रहा है भाई साहब ये अब ना ऑप्शन है बच्चे के पास कि आपको जैसे पढ़ना है वैसे पढ़िए, घर रह के पढ़ना तो भी पढ़ सकते हैं, कहीं जाके पढ़ना है तो भी पढ़ सकते हैं। तो ये एक रिवोल्यूशन लेके आया है नॉन एजुकेशनल सेक्टर, है ना ये चीज। कह रहा था लेसर द रिस्ट्रिक्शन द हायर डिग्री ऑफ ओपननेस। बोल रहा है आप रिस्ट्रिक्शन जो होंगी वो बहुत कम होंगी, ओपननेस ज्यादा होगा तो आप पढ़ाई कर सकते हैं। द ओपन लर्निंग सिस्टम एम्स टू रिड्यूस सोशल एंड एजुकेशनल इनइक्वालिटी। तो बोल रहा है ओपन लर्निंग क्या करेगा, सोशल और एजुकेशनल इनइक्वालिटी को हटाएगा, एंड टू ऑफर अपॉर्चुनिटी नॉट प्रोवाइडेड बाय द कन्वेंशनल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज। तो और ऑफर ये नहीं प्रोवाइड किया जाएगा किसके द्वारा, कन्वेंशनल और यूनिवर्सिटीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज आर प्लान्ड डिलिबरेटली सो दैट द एक्सेस एजुकेशन इज अवेलेबल टू द लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो बोल रहा है एजुकेशनल की अपॉर्चुनिटी इस तरह से प्लान किया गया है कि बड़े से बड़े लार्जेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट किया जा सके। So therefore ODL open distance learning is a term that accepts the philosophy of the openness and uses the distance mode of learning। तो यही philosophy ODL जो है open and distance learning, तो इसी philosophy of openness और distance mode of learning को accept करता है। So कह रहा ODI occupies a special place in the Indian higher education system because of its major contribution in the gross enrollment ratio and democratization of the higher education to the large segments of the Indian population, particularly to the out to the unreached, and to meet the demands of lifelong learning which has become more a necessity in the knowledge society। तो ये कह रहा है कि भाई साहब जो एक स्पेशल स्पेस ओपन डिस्टेंस लर्निंग का हायर एजुकेशन सिस्टम में हुआ है, उसकी वजह से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो और ये इंक्रीज हुआ है ना, लार्ज सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को बेनिफिट इससे हुआ है। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है डिस्टेंस एजुकेशन का, देखो ये ऑब्जेक्टिव याद करना, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। टू डेमोक्रेटाइज द हायर एजुकेशन टू द लार्ज सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन, पर्टिकुलर to the disadvantaged groups such those living in the remote and rural area, working people and women। तो ये सारे लोगों को डेमोक्रेटाइज करना हायर एजुकेशन के लिए, जो लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है ना, जिसको डिसएडवांटेज मतलब एडवांटेज नहीं मिल पा रहा था, जो रिमोट एरिया में रह रहे थे, रूरल एरिया में रह रहे थे, इन सब के लिए डेमोक्रेटाइज करना हायर एजुकेशन को। टू प्रोवाइड एन इनोवेटिव सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन, तो एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड कराना जो इनोवेटिव हो, जो यूनिवर्सिटी लेवल का एजुकेशन आपको प्रोवाइड करे। कह रहा विच इज बोथ फ्लेक्सिबल ओपन इन द टर्म्स ऑफ मेथड एंड पेस ऑफ लर्निंग। तो बोल रहा है जो मेथड में भी आपका ओपन हो और लर्निंग की गति में भी ओपन हो। combination of courses, eligibility and enrollment, age of entry, conduct of examination, implementation programs। तो ये सारे चीज में जो फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ जाए ना, वही आपको एक पर्पस है। करेक्ट, टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ फॉर अपग्रेडेशन ऑफ स्किल्स एंड क्वालिफिकेशन। ये भी बात है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना जिसके स्किल्स और आपका क्वालिफिकेशन क्या हो, अपग्रेड हो जाए। नहीं जी, कह रहा है टू डेवलप एजुकेशन एज अ लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी टू एनेबल पीपल अपडेट देयर नॉलेज एंड एक्वायर नॉलेज इन दी न्यू एरिया। तो ये एजुकेशन का एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस आप एनेबल कर दे रहे हैं, जिससे वो अपने नॉलेज में अपडेट होते रहे और एक्वायर कर सकें नई नई नॉलेज। अब देखिए ये क्या कह रहा है, कह रहा है इंडिया हैज द वन ऑफ द लार्जेस्ट डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम इन द वर्ल्ड, सेकंड ओनली चाइना। तो चाइना के बाद
डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम में वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्या है आपका इंडिया है ना, सेकेंड एजुकेशन सिस्टम। कह रहा है देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन इन डिस्टेंस एजुकेशन। देखो डिस्टेंस एजुकेशन में बहुत सारे यूनिवर्सिटी है, नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, स्टेट में ओपन यूनिवर्सिटी है। डिस्टेंस एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन से बहुत सारे इंस्टीट्यूशन नेशनल इंपॉर्टेंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है ना, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। फिर स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन है, जैसे प्रोफेशनल एसोसिएशंस कुछ होंगे, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन होंगे, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। ये सारे बहुत सारे यूनिवर्सिटीज है जहां से आप डिस्टेंस एजुकेशन अब ले सकते हैं। देखिए ये तो था डिस्टेंस एजुकेशन की स्टडी। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट डिस्टेंस एजुकेशन का कैसे हुआ, कैसे हमने हिस्ट्री से डिस्टेंस एजुकेशन को लेकर आया, मतलब कैसे आया आपका डिस्टेंस एजुकेशन, इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो इसकी चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए बेसिकली डिस्टेंस एजुकेशन की बात ना 1964 में आई थी ना कोठारी कमीशन जी, तो डीएस कोठारी जो थे, दौलत सिंह कोठारी, उन्होंने ये बात रखा था उनकी कमेटी ने कि भाई डिस्टेंस एजुकेशन को लाया जाए, ठीक है। उन्हीं की कमेटी की रिकमेंडेशन की वजह से फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ा और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने एक्सेप्ट किया। आइए इसकी चर्चा करते हैं, पढ़ेंगे भी और फिर उसके बाद धीरे धीरे काम भी करेंगे, है ना। चलिए तो शुरू किया जाए जी सर, आइए। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन डिस्टेंस एजुकेशन इन इंडिया। चलिए तो सबसे पहले क्या, सबसे पहले बोला अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट कमिटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर डी.एस. कोठारी इन 1960 में, ठीक है, ये हुआ। अब बोला रिकमेंडेड द इंस्टीट्यूशन ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेस इन द व्यू of the greater flexibility, economic viability and innovative method of imparting education। तो इसकी बात इन्होंने करी, क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट कमेटी डॉक्टर डीएस कोठारी के, देखो डीएस कोठारी 1960 में उन्होंने क्या रिकमेंड किया कि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज होने चाहिए। द कमिटी आल्सो सजेस्टेड दैट द कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज इन इंडिया शुड बी एडमिनिस्टर्ड बाय द यूनिवर्सिटी ओनली इन द फर्स्ट इंस्टेंस। द फर्स्ट इंस्टेंस में यूनिवर्सिटी ही क्या करे, इसका एडमिनिस्ट्रेशन करे। सो द इनिशिएटिव वाज डन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एज ए पायलट प्रोजेक्ट। तो पायलट प्रोजेक्ट की तरह, मतलब शुरुआत की तरह यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने इसको शुरुआत किया कब, 1962 में। तो पहली प्रोजेक्ट जो शुरू हुई थी आपका किसका, डिस्टेंस एजुकेशन का, वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में स्कूल ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस में शुरुआत इसकी करी गई थी। उसके बाद बात करें कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज का, कह रहा है कंटिन्यू एजुकेशन वाज स्टार्टेड सब्सिक्वेंटली द एजुकेशन कमीशन 1964-66 under the chairmanship of Dr. D.S. Kothari also perceived correspondence education as an answer to the increasing pressure of number as well as the growing financial pressures of the university। तो बात यही क्या है कि भाई डीएस कोठारी को भी लग रहा था कि कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन की जरूरत है, उसको भी इंक्रीज किया जाए, वो बढ़ाया जाए। कह रहा था नेक्स्ट डिकेड in the 1970 saw the growth and the spread of the correspondence education system in India by the more conventional universities open correspondence course institutes। तो नेक्स्ट डिकेड में बात करी गई कि भाई और इसका ग्रोथ को देखते हुए कि भाई और भी यूनिवर्सिटीज से इस पे काम करे, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स की ये शुरुआत करे। सो सब्सिक्वेंटली रीनेम्ड एज डायरेक्टरेट फाइनेंस डिस्टेंस एजुकेशन एंड सेंटर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। तो इसका नाम फिर से क्या दिया गया, सेंटर ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन या डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। कह रहा है द अपॉर्चुनिटी फेसेस affordability and convenience offered by the distance education system contributed to its increasing popularity and growth। तो opportunity of access जो था, affordability, convenience, ये सारा offered किया गया distance education system के द्वारा, है ना, और इनकी popularity दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। However, again the D system was plagued with the rigidities of the conventional system। The only flexibility was the regard द लार्जर नंबर ऑफ सीट्स। तो देखो सब कुछ बहुत दिक्कत था, लेकिन इसमें सीट बहुत ज्यादा थे जिससे पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। कह रहा है एजुकेशन वाज स्टिल आउट ऑफ रीच ऑफ द मार्जिनलाइज्ड एंड डिसएडवांटेज। तो एजुकेशन अभी भी क्या था, डिसएडवांटेज था और नहीं मिल पा रहा था। कह रहा इट वाज रियलाइज्ड दैट अनलेस ओपन एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज टू द डिप्राइव्ड, unless we remove the structural rigidities in our educational system and unless we integrate the educational system। तो देखो प्रॉब्लम, देखो ये बात ऐसा हुआ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरुआत तो हो गई,
फिर क्या हुआ ना कि जब अपॉर्चुनिटी की बात आ जाएगी, भाई सेम लेवल का एजुकेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो वहां पे देखा गया कि अफोर्डेबिलिटी नहीं हो पा रही थी, अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे बच्चे, कन्वीनियंस नहीं हो पा रहा था, है ना। हम एजुकेशन को जितना फ्लेक्सिबल बनाना चाह रहे थे वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पा रही थी, रिजिडिटी आ रही थी, स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटीज में बहुत सारी दिक्कत आ रहा था। तो फिर बोला विद द डेवलपमेंट्स इन द कम्युनिकेटिंग टेक्नोलॉजी वी कैन नॉट विल नॉट मेक हेड इन द रियलाइजिंग अपहिल टास्क ऑफ एजुकेटिंग मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एंड फॉर द कैटरिंग टू डाइवर्स टाइप ऑफ एजुकेशन दैट अ मॉडर्न सोसाइटी डिमांड्स। तो बोल रहा है ये जो चीजें डेवलपमेंट की नहीं हो पा रही थी, है ना, बोल रहा है हम लोग रियलाइज नहीं कर पा रहे थे ये सारा चीज को कैसे सही करें कैसे नहीं हुआ। तो उसके बिहाफ में कह रहा है अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड, इस बैकग्राउंड के बिहाफ में गवर्नमेंट रिड्यूस ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम इन द 1980 1980 में ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम को लेके आया और विद द ऑब्जेक्टिव द फर्दर डेमोक्रेटाइज अपॉर्चुनिटी। तो बोला अब देखो वो सारा प्रॉब्लम था, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम आया। और क्यों आया, ऑब्जेक्टिव क्या था उसका, ऑब्जेक्टिव था कि डेमोक्रेटाइज किया जाए अपॉर्चुनिटीज को हायर एजुकेशन के लिए टू द लार्ज सेगमेंट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, बहुत लार्ज सेगमेंट है उसके लिए। कह रहा पर्टिकुलरली फॉर दोज whom access was difficult or impossible such as those living in the remote and rural areas। तो उन सारे लोगों के लिए जो एक्सेस नहीं दे पा रहे थे एजुकेशन का, जो गांव में रहते थे, रिमोट एरिया में रहते थे, वर्किंग पीपल थे, वुमेन और अदर एडल्ट था who wish to acquire and upgrade their knowledge, जो इसकी इच्छा थी कि वो अपग्रेड कर ले या ये कर ले, क्या कहते हैं, नॉलेज को अपडेट कर ले और स्किल्स को अपडेट करे, तो उनके लिए ये चीज लाया गया। एंड द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड इट्स नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1996 1986 में जो गेव प्रोमिनेंस ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी एज अ मींस ऑफ ऑगमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर हायर एजुकेशन एंड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ डेमोक्रेटाइजिंग एजुकेशन। तो कह रहा है क्लियरली द विजन वाज ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम वुड बी डिफरेंट फ्रॉम द कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी। तो जो कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी थी उससे उसका डिफरेंस होने लगा। So therefore a new chapter of distance education began with the establishment of Dr. B.R. Ambedkar University in हैदराबाद इन 1982। तो 1982 में एक ओपन एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत हुई, है ना, जिसमें एजुकेशन सिस्टम नहीं, एजुकेशन यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई ओपन यूनिवर्सिटी B.R. अम्बेडकर 1982 में। और इसके बाद फॉलोड बाय द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी एट द नेशनल लेवल बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इन 1985। और उसी के बाद 3 साल बाद इग्नू की शुरुआत की गई 1985 में। इग्नू की चर्चा हम डिटेल में आगे करेंगे। कह रहा था आइडिया वाज एक्सेप्टेड बाय द मेनी स्टेट्स एंड 1987 सॉ द इमर्जेंस ऑफ 2 मोर ओपन यूनिवर्सिटी। और 1987 में दो यूनिवर्सिटी और आई, उसका नाम था क्या, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना बिहार और वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी आपका कोटा राजस्थान में। ये 2 यूनिवर्सिटी 1987 में फिर से आया। एंड सब्सिक्वेंटली यशवंतराव चावन महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी इन नासिक महाराष्ट्र वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1989 1989 में आपका यशवंतराव चावन यूनिवर्सिटी आया। अब देखो जी इसमें 4-5 यूनिवर्सिटी की बात है। सबसे पहले 1962 में दिल्ली यूनिवर्सिटी आई थी, याद है, हाँ जी सर। 1982 में सर B.R. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की शुरुआत हुई। 1985 में इग्नू। 1987 में 2 यूनिवर्सिटी आई थी, कौन सर, एक तो यूनिवर्सिटी थी आपका नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना बिहार और दूसरा वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी जो थी कोटा राजस्थान में। और उसके बाद जो है 1989 में यूनिवर्सिटी अरे यार यशवंतराव चावन महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी जो नासिक महाराष्ट्र में है ये आया था। तो ये इसका सीक्वेंस है कि कौन यूनिवर्सिटी कब तक कैसे आया। कह रहा है मेजर रिस्पांसिबिलिटी फॉर द प्रमोशन कोऑर्डिनेशन ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन वाज बेस्टोड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू। इसको दिया गया कि मेजर रिस्पांसिबिलिटी प्रमोशन करने के लिए आप किसको दे दिया गया सर, इसको इग्नू को दे दिया गया इंस्टीट्यूट ऑफ यूजीसी के को छोड़कर। बोल रहा भाई यूजीसी को नहीं दिया गया, उस समय इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी को दिया गया। विच स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ऑफ रेगुलेटिंग हायर एजुकेशन इन इंडिया, जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी था पूरे इंडिया के लिए। देयरफॉर इग्नू बिकेम द यूनिक इंस्टीट्यूशन एज इट वाज इंटरेस्टेड with a dual role of functioning like open university by offering programs of education, है ना, and training through distance mode, also acting as a promoter and coordinator of open distance system in the country। कह रहा है डिटरमाइन क्या स्टैंडर्ड्स है ना, टू फुलफिल दिस पर्टिकुलर मैंडेट डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल का सेटअप किया गया 1991 में। एंड स्टैट्यूटरी मैकेनिज्म इग्नू एक्ट के तहत बिकेम क्या हुआ, ऑपरेशनल हुआ 1992 में। कह रहा डीसी फंक्शंस विद द ब्रॉड फ्रेमवर्क एंड द पॉलिसीज laid down by the board of management of IGNOU while enjoying a significant measure of autonomy and its operations।
बात समझ में आया? तो 1985 के बाद ये सारा चीज डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल बनाया गया 1991 में, और 1992 में ये ऑपरेशनल हो गया। कह रहा है एज पर द मैंडेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल NEP 1986 व्हिच वाज रिवाइज्ड इन 1992, the distance education council started interacting with the state governments for establish SOUs and state open university system in the respective states as a result of distance education council initiatives। कह रहा सेवरल स्टेट गवर्नमेंट एस्टैब्लिश ओपन यूनिवर्सिटी। अब देखो अभी तक तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो था इग्नू वही देख रहा था, उसके बाद 1992 में डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल बनने के बाद स्टेट लेवल पे भी ये बातें चालू हो गई। As क्या कह रहा है emphasized in the national policy of 1986 and subsequently in the program of action in 1992, the Open University adopted a radically different approach to reach the disadvantage by adopting a variety of media and delivering of channels डिसएसएमएस इंफॉर्मेशन नॉलेज। तो बोल रहा भाई साहब जैसे ही इसको ओपन यूनिवर्सिटी सिस्टम को अडॉप्ट किया गया तो बहुत सारे आपके वैरायटी ऑफ मीडिया को अडॉप्ट किया गया है ना, और चैनल डिलीवरी ऑफ चैनल्स को भी अडॉप्ट किया गया। कह रहा है एज अ रिजल्ट they have been able to make a definite impact on society and more Indians have access to higher education even than before। तो बोल रहा भाई साहब अब जो एक्सेस था एजुकेशन का वो ज्यादा से ज्यादा इंडियन को मिलने लगा हायर एजुकेशन के लिए और पढ़ाई होने लगी। कह रहा है द डिस्टेंस एजुकेशन टुक सेवरल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन एंड कोऑर्डिनेशन एंड द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन system in the country। The DC has developed guidelines for the regulatory establishment and operation of ODL institution in the country। तो डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल था उन्होंने गाइडलाइन किया कि कैसा रेगुलेट होगा, कैसा एस्टेब्लिशमेंट होगा, और ऑपरेशन में ओपन डिस्टेंस लर्निंग का इंस्टीट्यूशन की शुरुआत हो गई। कह रहा है इन अगस्त 2010 द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन MHRD constituted a committee under the chairman of Professor Madhav Menon in respect of regulation of standards of education imparted through distance mode। So the Ministry of MHRD accepted Madhav Menon's committee report and its recommendation for the creation of new regulatory body that is called Open ODL system, that is Distance Education Council of India 2010 में। The Madhav Menon committee also decided as an interim measure and the distance education IGNOU में भी shifted to यूएस। देखिए ये तो क्या है ना आपका कहानी है, तो आपको बस पढ़ना पड़ेगा और कुछ नहीं, इसमें मैं क्या ही समझा सकता हूँ। देखो MHRD में माधव मेनन का रिपोर्ट आया था, उसमें उन्होंने डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया को सपोर्ट करने के बाद बोला था भाई साहब एक नई बॉडी बनाओ, वो बॉडी बन गई। अब क्या है, क्या कह रहा है subsequently the MHRD in order to date 29 December 2012 transfer to the regulatory authority of distance education from IGNOU to UAC। हाँ ये भी बात सही है कि 29 दिसंबर 2012 को IGNOU से UGC तक, UGC से किसके पास चला गया, सॉरी IGNOU से UGC के पास चला गया और यूजीसी मैनेज करने लगा वो सारा डिस्टेंस एजुकेशन का टेंशन है ना, और वहां वो बनाया डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो। कह रहा दिस इज एन इंटरिम मेजर टिल सच टाइम एन इंडिपेंडेंट बॉडी नेमली डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इज क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट। तो ये बात कहानी थी आपका यहां तक। अब देखो IGNOU कब स्टैब्लिश हुआ, IGNOU स्टैब्लिश हुआ 1995 में। बोल रहा है किसके लिए है भाई, क्या रिस्पांसिबिलिटी था, ड्यूअल रिस्पांसिबिलिटी, दो रिस्पांसिबिलिटी था, एनहेंस करना एक्सेस और इक्विटी टू हायर एजुकेशन को थ्रू डिस्टेंस मोड, और प्रमोट करना, कोऑर्डिनेट करना, डिटरमाइन करना स्टैंडर्ड्स इन ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम को। ठीक है, ये था। अब कह रहा है IGNOU है अंडरगोन रैपिड एक्सपेंशन एंड इमर्ज एज ए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग। फ्लेक्सिबल ओपन सिस्टम था, है ना, ये सारा बात बोला। ऑफ विद रिगार्ड ऑफ मेथड्स एंड प्लेस ऑफ लर्निंग, कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्सेज एंड एलिजिबिलिटी फॉर एनरोलमेंट, एज ऑफ एंट्री, मेथड ऑफ इवैल्यूएशन एंड सो ऑन। ये सारा आपको क्या इजीली अवेलेबल करने वाला चीज था, बस इतना ही है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, about 10% of annual plan budget is used to extensively earmark the development of the north east region के लिए 10% annual plan budget का यूज करने लगा। The university has established 8 regional center in the north east region। तो 8 regional center आपका regional office बनाया गया यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश करने के लिए। तो ये सारा काम है, बाकी और इसमें कुछ खास
नहीं है। उसके बाद इसमें कुछ कुछ चीजें बनाई गई, जैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी से जुड़ने के लिए इन्होंने ज्ञानवाणी, ज्ञान दर्शन, है ना, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए काम करना शुरू किया। ठीक है, इग्नू हैज लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्राम्स ranging प्योरली एकेडमिक टू द टेक्निकल, प्रोफेशनल, वोकेशनल एंड द वेरियस लेवल ऑफ लीडिंग टू अवार्ड ऑफ कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर, ये सारा डिग्री आपको वहां पे मिलने लगा। मेनी ऑफ दीज प्रोग्राम्स आर मॉड्यूलर इन नेचर। तो ये थी बात आपकी इसकी। अब हम लोग मेन पढ़ाई पे आते हैं। मेन पढ़ाई का सर नोट्स बनाते हैं जो हम लोग को याद करना। ये तो हो गए रामचरितमानस का पूरा, है ना, पूरा एक कहानी। अब हम लोग आएंगे कहां, नोट्स पे। ठीक है, चलिए तो नोट्स की शुरुआत करते हैं। आइए जी, चलिए तो सबसे पहला क्या हुआ था ये ध्यान रखिएगा। देखिएगा पहले कौन कौन से इंस्टीट्यूशन आए थे इसकी चर्चा करूंगा, फिर उसके बाद में लिखूंगा कि कौन कौन सा हिस्ट्री क्या था, है ना, इग्नू कैसे आया। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1962, है ना। सबसे पहले क्या 1962, जिसमें क्या हुआ था सर, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है, यहां पे कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन को एक्सेप्ट किया गया था फर्स्ट टाइम। कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन एक्सेप्ट किया गया था। ठीक है जी, चलिए अब उसके बाद दूसरा क्या सर 1982, है ना जी, 1982 बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को, ठीक है, बनाया गया इसके लिए हैदराबाद, हैदराबाद में इस्टेब्लिश हुआ, है ना। क्यों इस्टेब्लिश हुआ है, तो एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ डिस्टेंस एजुकेशन, न्यू चैप्टर started with distance education। चलिए 1982 हो गया। अब आइए 1985 में, अभी बस यहां पे इसको लिख लीजिए इग्नू, है ना, इग्नू एस्टेब्लिश्ड, इग्नू एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि मैं इग्नू के बारे में पूरा लिख पाऊंगा। चलिए 1987 में 2 स्टेट यूनिवर्सिटीज ओपन हुई, टू स्टेट यूनिवर्सिटीज ओपन हुई, है ना। चलिए कौन कौन सा, फर्स्ट जो है नालंदा ओपन महावीर यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी बिहार। दूसरा था वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, ये कहाँ है जी, कोटा में है, राजस्थान। क्या, चलिए उसके बाद 1989 की बात करूं तो यशवंत राव टावन यूनिवर्सिटी, है ना। ये कब आया, तो ये कहाँ है, ये है मुंबई, नासिक में, नासिक महाराष्ट्र, ठीक है। चलो तो ये देखो, ये आप क्या है, ये यूनिवर्सिटीज है, अभी तक इतना सारा यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इग्नू के हिस्ट्री की, इग्नू क्या करता है ना। तो आइए इग्नू के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए सबसे पहले इग्नू कैसे आया था ये बात करें जी सर। तो अगर इसकी हिस्ट्री की हम बात करें,
अगर इग्नू के हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले 1970 में को, है ना, क्या हुआ था, सेमिनार हुआ था, सेमिनार हुआ ओपन यूनिवर्सिटी का, ओपन यूनिवर्सिटी का, है ना। उसके बाद 1974 में 8 पर्सन की कमिटी बनाई गई, कमिटी बनाई गई, जी पार्थ स्वामी, जी पार्थ स्वामी, है ना, लीडिंग रोल में, लीडिंग रोल में, ठीक है जी। अब है उसके बाद क्या, 1985 को अगस्त में, अगस्त में बोथ हाउस में बिल पास हो गया, बिल पास हो गया, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर 20 सितंबर, ये पूछा गया सवाल है, 20 सितंबर 1985 को इग्नू एग्जिस्टेंस में आ गया, में आ गया, है ना जी। और उसके बाद क्या हुआ, ये भाई ये भी बात देखिए, अब इग्नू रिस्पॉन्सिबल हो गया, उसके बाद क्या हुआ, 85 तक हो गया। अब उसके बाद आइए 1989 में इन्होंने फर्स्ट कॉन्वोकेशन हुआ, फर्स्ट कॉन्वोकेशन, ठीक है। चलिए उसके बाद 1990 में फर्स्ट ब्रॉडकास्ट आया, फर्स्ट ब्रॉडकास्ट रेडियो आया, ठीक है। चलिए उसके बाद 1992 में क्या हुआ, रिकॉग्निशन मिला, फर्स्ट रिकॉग्निशन, है ना, और सॉरी फुल रिकॉग्निशन, फर्स्ट फुल रिकॉग्निशन मिला यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन को। और क्या हुआ, और यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल की बात की गई, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल की बात की गई, है ना जी। उसके बाद 1999 में क्या हुआ, फर्स्ट वर्चुअल कैंपस बनाया गया, वर्चुअल कैंपस बनाया गया। उसके बाद बात करें जी, 6 अक्टूबर 2008 को इसको रिसर्च फर्स्ट रिसर्च यूनिट एस्टेब्लिश किया गया, इग्नू की बात करें तो एस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद 2010 में, अब आ जाइए 2010, ठीक है, 2010 में एमएचआरडी एक कमिटी सेटअप करने के लिए एमएचआरडी ने रिकमेंड किया, एमएचआरडी रिकमेंडेड टू सेट अप अ कमिटी फॉर स्टैंडर्ड के लिए ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, क्या है। तो एमएचआरडी ने रिकमेंड किया कि भाई एक कमेटी सेटअप करो डिस्टेंस एजुकेशन के लिए, और कमेटी जो रिकमेंड किया, कमेटी रिकमेंडेड अ न्यू रेगुलेटरी बॉडी, न्यू रेगुलेटरी बॉडी दैट इज डिस्टेंस एजुकेशन
काउंसिल ऑफ इंडिया, डेसी। ठीक है, ठीक है जी। अब उसके बाद 29 दिसंबर 2012 को क्या हुआ, यूजीसी को सारा चीज मतलब जो डीसी जो था, डीसी इग्नू से शिफ्ट होकर, इग्नू से शिफ्ट होकर यूजीसी में चला गया। ठीक है, तो ये 2012 में हुआ। उसके बाद क्या हुआ, और 2013 में पूरी तरीके से डीसी डिसॉल्व हो गया। 2013 में इग्नू डिसॉल्व डीसी, इग्नू डिसॉल्व डीसी, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल को डिसॉल्व कर दिया गया। एंड यूजीसी टुक ओवर द एंटायर एसेट्स, यूजीसी took over the entire assets and manpower। ठीक है, ये तो यूसी ले लिया। इसके साथ एक नई बॉडी बनाई गई जिसको बोला गया एंड एस्टैब्लिश्ड अ न्यू बॉडी, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, है ना। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, DEB। तो ये थी आपकी इग्नू के पूरी हिस्ट्री। ठीक है, इसी तक चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।